कहानी की बात सृजन से श्रृंखला 2। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सृजन से में। यहाँ पर हम बात करते हैं कहानियों की। आज की कहानी है उसका बिस्तर और कहानीकार है मनोहर श्याम जोशी जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक साहित्यकार के रूप में मनोहर श्याम जोशी जी का व्यक्तित्व बहुत विराट है। उनकी शुरुआत कविता से हुई और जब उन्होंने उपन्यास लिखे तो कसब, क्या, हमजाद, हरिया हरकुलिस की हैरानी, टटा प्रोफेसर और कुरु कुरु स्वाहा जैसे उपन्यास हिंदी साहित्य को दिए। उन्होंने दूरदर्शन के लिए हम लोग और बुनियाद जैसे धारावाहिक लिखकर टेलीविजन जगत में एक नई क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी और दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों के शीर्ष संपादकीय पदों पर रहे। उन्होंने कहानियां बहुत कम लिखी, लेकिन जितनी भी कहानियां लिखी महत्वपूर्ण लिखी, जिसमें गुड़िया, धुआं, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, सिल्वर वेडिंग, मेडिरा मैरून और उसका बिस्तर उल्लेखनीय है। उसका बिस्तर कहानी में नायक का कोई नाम कहानी के भीतर नहीं दिया गया है। कहानीकारों से वह या उसका इस नाम से संबोधित करता है। कहानी के अनुसार नायक की जो पृष्ठभूमि बनती है वो कुछ इस प्रकार है कि नायक किसी पहाड़ी इलाके से संबंध रखता है। उसका परिवार निर्धन और अभावग्रस्त है। उसके पिता जुए और शराब की लत के कारण मारे गए। माँ को हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं। छोटा भाई घर से भाग गया और किसी चोरी में पकड़ा गया। उसकी छोटी बहन जो कहीं सेविका का काम करती थी, उसकी बदनामी के कारण उसे उस नौकरी से हाथ धोना पड़ा और अब नायक को एक मामूली सी नौकरी दिल्ली शहर में मिली है और वह दिल्ली शहर आ गया है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बहुत मुश्किल से एक अदद मामूली नौकरी मिलने के बाद उसे महसूस होता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे पा लेना आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो रहने की जगह की समस्या का हल उसके एक परिचित ने नई दिल्ली के पुराने और जर्जर क्वार्टर की लगभग हिली हुई जाफरी किराए में उसे दिलवाकर हल कर दी थी। परंतु अभी बहुत घर गृहस्थी का सामान था जो लेना बाकी था, जैसे अच्छे कपड़े, बर्तन, भांडे, मेज, कुर्सी, टेबल फैन, एक अच्छी सी बीवी, चारपाई, बिस्तर इत्यादि। बाकी सब चीज़ों को तो आगे फिर अच्छे दिनों के लिए टाला जा सकता था, परंतु चारपाई और बिस्तर के बिना गुजारा मुमकिन नहीं था। गर्मियों के दिन थे। लोग क्वार्टर के बाहर लॉन में सोया करते थे, जहाँ पर बिना चारपाई के सोना मुश्किल था और वैसे भी मध्यवर्गीय शरीफों के बीच में बिना चारपाई के गुजारा मुमकिन नहीं था। इसलिए सिगरेट की जगह बीड़ी अपनाने के संकल्प के साथ वह निर्णय लेता है कि एक सस्ती एक मूंछ की चारपाई वह जल्द से जल्द लेगा और आखिरकार वह चारपाई ले भी लेता है। जब वह उस चारपाई पर अपना पुराना बिस्तर बिछाता है तो उसे लगता है यह बिस्तर नहीं है, उसकी कंगाली और उसकी गरीबी का प्रदर्शन है। मैला कुचैला, फटा हुआ और पहाड़ की सीलन भरी दुर्गंध से महकता गद्दा यह आभास दे रहा था कि उसमें खटमल और पिस्सू है। दूसरे दिन क्वार्टर मालिक ने बिस्तर को धूप दिखाने का कह के उसके इस संकोच को और पुख्ता कर दिया। उसे लगा क्वार्टर मालिक के आगे उसके गरीबी और उसके परिवार के सभी भेद खुल गए हैं। उसका मन हुआ बिस्तर को उठा के फेंक दे, लेकिन फेंके तो फिर सोए किस पर और नया बिस्तर ले तो ले कैसे? अभी तो चारपाई ही बड़ी मुश्किल से ली है और अभी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया बिस्तर ले सके। अभी पिछले महीने की जो उधारी है वो चुकानी है, घर में 6 जनों के परिवार के गुजारे के लिए पैसे भेजने हैं और अपना भी बाकी महीने का खर्च उसे चलाना है। उसका मन झुंझलाहट से भर गया। लोग कैसी कैसी समस्याएं हल कर लेते हैं और वो इतनी छोटी सी समस्या हल नहीं कर पा रहा है। फिर उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना दरी और चादर लिया जाए और तकिए पर एक होल चला लिया जाए। पहले तो अपने इस विचार पर काफ़ी प्रसन्न हुआ, लेकिन बाद में उसे लगा कि बड़ा ही बचकाना विचार है, क्योंकि बिस्तर का काम दरी और चादर कैसे कर सकते हैं? सर्दियों में यदि उसे ठंड लगेगी तब वह क्या करेगा? और ऐसे में वह पुराना बिस्तर फेंक भी नहीं सकता। तब वह निर्णय लेता है किसी भी तरह वह नया बिस्तर और पूरा बिस्तर जल्द से जल्द लेगा।
शाम को ढाबे में खाना खाने के बाद उसे इस समस्या का एक हल दिखाई देता है, त्याग और तपस्या। भोजन में रोटी के साथ सब्जी ना लेकर वह दाल और चटनी से गुजारा कर लेगा। दफ्तर बस से ना जाकर पैदल चला जाएगा और एक टाइम चाय पी लिया करेगा। इस तरह खर्च में कटौती करके नया वेतन आने पर वह बिस्तर खरीद सकेगा और इस तरह त्याग और तपस्या के बल पर वह एक नया बिस्तर खरीद भी लेता है। नया बिस्तर खरीद कर जब घर आता है तो क्वार्टर मालिक के ये कहने पर कि ये काम आपने अच्छा किया, उसे लगता है उसकी त्याग और तपस्या सार्थक हुई है। नए बिस्तर में आनंदित होकर सोते हुए उसके नथुने नईपन की गंध से भर जाते हैं। बाहर वह लॉन में भौन सिंह, जो कि क्वार्टर मालिक के वहाँ सेवक का काम करता था, उसे दरी पर सोया हुआ देखता है और झट से खड़ा होकर जाफरी से अपना पुराना बिस्तर निकालता है और भौन सिंह को दान कर देता है। दान करते हुए उसका मन संतोष से भर जाता है। वह चैन की नींद उस रात सोता है। सुबह तड़के उसकी नींद खुल जाती है। उसका मन नए बिस्तर से उठने का नहीं करता, लेकिन दफ्तर पहुंचने के लिए जल्दी नहाना भी ज़रूरी है। वह नहाने को जाने से पहले सोचता है कि बिस्तर समेट के जाफरी में रख दे, पर फिर उसके मन में आता है कि अपने त्याग और तपस्या के सबूत को थोड़ी देर बिस्तर पर लगा रहने दे, दूसरों को देखने दे। प्रदर्शन की इच्छा उसके भीतर जागृत होती है, तो वह लगा हुआ बिस्तर छोड़कर नहाने चला जाता है। 15 मिनट बाद जब नहाकर आता है तो देखता है चारपाई पर बिस्तर नहीं है। उसे लगता है किसी ने समेट कर जाफरी में रख दिया होगा, लेकिन जब जाफरी खुलकर देखता है तो वहां पर भी उसे बिस्तर नहीं दिखाई देता। बिस्तर चोरी हो जाता है। बहुत देर पूछताछ ढूंढ खोज के बाद बिस्तर चोरी होने की घटना बासी हो जाती है। उसे लगता है लोग उसके साथ हमदर्दी नहीं जता रहे, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। और बिस्तर जैसी मामूली चीज के चोरी होने पर भला कितनी हमदर्दी जताई जा सकती थी? कोई पहाड़ तो नहीं टूट गया, बिस्तर ही तो चोरी हुआ है। लेकिन नायक के लिए वो घटना किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं थी। कितनी त्याग और तपस्या के बाद उसने वह बिस्तर खरीदा था। अब वह किस पर सोएगा? पुराना बिस्तर भी वह दान कर चुका था। शाम को खाना खाने के बाद वो यूं ही इधर उधर टहलता रहा। उसका मन अजीब सी कल्पनाओं से भर उठा। अभी उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि यदि कोई विपत्ति आ जाए तो वह उसका मुकाबला कर सके। तभी उसकी कल्पनाएं बड़ा हास्यास्पद रूप ले लेती हैं। उसे लगता है उसकी इकलौती एक पैंट फट गई है और दफ्तर जाने के लिए अब उसके पास कोई दूसरी पैंट नहीं है। उसकी चप्पल टूट गई है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उसे सही करा सके। उसके पैर में कील चुभ गई है और पैसे के अभाव में इलाज ना मिल पाने के कारण गैंग्रीन का खतरा मंडरा रहा है। आने वाले दुखों की कल्पना करता हुआ वह देर तक यूं ही इधर उधर भटकता रहता है। फिर उसे ख्याल आता है कि अब घर चलना चाहिए। घर पहुंचते ही उसकी मुलाकात क्वार्टर मालिक से होती है, जो सुबह की घटना के लिए एक बार फिर सहानुभूति प्रकट करता है। जाफरी में पहुंचकर नायक कागज और पेंसिल के साथ एक दिखावी व्यवस्था में जुट जाता है। तभी भौन सिंह आकर उसे बताता है कि उसका बिस्तर लगा दिया है। नायक को लगता है शायद उसका नया बिस्तर मिल गया, परंतु जब लॉन में जाकर वह देखता है कि चारपाई पर पुराना बिस्तर बिछा हुआ है, तब वह भौन सिंह से दान में दिया हुआ बिस्तर वापस लेने के लिए इनकार करता है। परंतु भौन सिंह उसका हाथ पकड़कर उसे खाट पर बिठा देता है। सुबह नींद खुलते ही उसका मन आने वाले दुखों की कल्पना से रुआंसा हो उठता है, परंतु वह रोता नहीं है। लेकिन अब तकिए में बसी कंगाली की गंध नम होने लगती है। इसी के साथ कहानीकार कहानी को समाप्त कर देता है। उसका बिस्तर कहानी निम्न मध्यवर्गीय समाज की उस दयनीयता को प्रदर्शित करती है, जहां पर छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए उन्हें एक तपस्या से गुजरना पड़ता है। आगे फिर अच्छे दिनों के लिए निम्न मध्यवर्गीय समाज का सूत्रवाक्य बनकर उभरा है। यह कहानी मध्यवर्ग की थोड़ा सा मिल जाने के बाद प्रदर्शन और दिखावे की प्रवृत्ति को भी रेखांकित करती है। कहानी की भाषा मनोहर श्याम जोशी जी की चिर परिचित चुटीली भाषा है और इतनी कशी हुई भाषा है कि कहीं पर भी झोल इस कहानी में नहीं दिखाई देता। कहानी की शैली वर्णनात्मक है और शुरू से आखिर तक पाठक को बहा ले जाती है। आप सभी इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि आप सुनना चाहते हैं किसी और कहानीकार की बहुत रोचक कोई कहानी तो मेरे इन वीडियोस पर क्लिक कीजिए। नमस्कार।